तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्वेश्चन बताने वाले हैं जो डेरिवेशन आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए ताकि आपका पूरे बुक से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बच्चों आज का जो पहला वीडियो होने वाला है, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब दो आवेश है, दोनों आवेश बच्चों समान है बट ये क्या है, विपरीत प्रकार के हैं। ठीक है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इनके बीच की बच्चों जो अल्प दूरी होती है आपका होता है 2L। क्लियर। अब इसमें कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी बच्चों परिभाषा है, क्या है इसकी परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इनके मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश, क्योंकि दोनों आवेश का मात्रा क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, तो कोई एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। यदि बच्चों कोई पूछ दे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, तो मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बच्चों 2L क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसका मात्रक होगा मीटर, कूलाम मीटर हो गया। यदि आपसे प्रश्न में बीमा पूछ दे तो आप बीमा भी निकाल लो। तो कूलाम का बीमा बच्चों होता है 80 और मीटर का बीमा होता है L। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा हो जाएगा LTA। ठीक, यदि आपसे परिभाषा लिखने को बोलता है तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कि द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निकाय से, वैद्युत द्विध्रुव के निकाय से
कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, द्विध्रुव के निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक बच्चों होता है कूलम्ब मीटर, इसकी विमा होती है LT है। यदि आपसे पूछ दे कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वह माइनस आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। क्लियर। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है बच्चों, यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको ये बताते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम वॉल्यूम के आघूर्ण का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप ये बात सुन लो, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर वो क्या करता है, बलयुग्म बनाता है, और बलयुग्म क्या करेगा, उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, और इसे बच्चों हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं तो उस पर क्या काम करता है, बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, क्या काम करता है, बलयुग्म, और बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम आपको बताएं, इतनी बात आप लिख देना, उसके बाद आप लिखना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो इस पर बच्चों प्लस Q आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा होता है, और यहाँ जो बल उत्पन्न होगा वो आपका होगा QE। ठीक है, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, इसी फार्मूले से निकल गया F बराबर QE, और माइनस Q आवेश के कारण जो बच्चों बल उत्पन्न हो रहा होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा होता है, F बराबर माइनस QE। ठीक है, आप दोनों बलों को देख पा रहे हैं कि प्लस Q के कारण जो बल उत्पन्न हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और माइनस Q के कारण जो उत्पन्न बल है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। बच्चों ये दोनों बल हैं, समान हैं परंतु एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, समान हैं परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। ये बच्चों क्या बनाएगा, दोनों बल युग्म बनाता है। क्या बनाता है, बल युग्म बनाता है, और जो बल युग्म है वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। हमें क्या करना है, बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, और प्लस Q आवेश के कारण जो उत्पन्न बल है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और माइनस Q आवेश के कारण जो उत्पन्न बल है वो वैद्युत क्षेत्र की क्या है, विपरीत दिशा में लग रहा है। ये दोनों बल बच्चों क्या है, समान है परंतु एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये क्या उत्पन्न करेंगे, बलयुग्म उत्पन्न करेंगे, और उत्पन्न बलयुग्म क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो बच्चों अतः तो जो बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा, अतः डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि क्या इसका डेरिवेशन होगा। जो लिखने वाली चीज है बच्चों वो आप लिख लीजिएगा। अतः बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला होता है एक बल, कोई एक बल, मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव पर जो दोनों बल लग रहे हैं प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण, ये क्या है, समान बल है, एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए बलयुग्म उत्पन्न हो रहा है।
ठीक है। तो बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो बच्चों मान लीजिएगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है, ठीक है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो ये है, ठीक है। मान लीजिए ये BC है, ठीक है। तो कोई एक बल बच्चों हो जाएगा, मान लीजिए F हो गया, और क्रिया रेखाओं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आपकी हो जाएगी BC। अब आप ध्यान देना, तो टाउ बराबर F बच्चों क्या हो जाएगा QE, ठीक है। अब BC का मान हम कैसे निकालेंगे, इधर आप रफ वर्क कर लो, यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ आप साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा BC और कर्ण आपका हो जाएगा AB, ठीक है। तो हो जाएगा ये BC बटे AB। तो BC का मान हमको निकालना है यहाँ, तो BC बराबर क्या हो जाएगा AB साइन थीटा बराबर BC, AB साइन थीटा बराबर BC, ठीक है। तो BC का मान हो जाएगा AB साइन थीटा, या आप इसे लिख सकते हैं टाउ QE। AB क्या है, द्विध्रुव की लंबाई है, और द्विध्रुव की लंबाई बच्चों क्या है यहाँ पे 2L, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब आप ध्यान देना Q, ये Q ले लो एक पास में और 2L ले लो। Q इंटू 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हम आपको परिभाषा बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। E आप यहाँ लिख लो, और ये हो गया साइन थीटा। तो बच्चों Q इंटू 2L की जगह हम P लिख सकते हैं, तो ये हो गया PE साइन थीटा, ठीक है। तो बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक आपका प्राप्त हो गया। बच्चों इस फार्मूले पे आपके बोर्ड पेपर सेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। ये बच्चों पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बच्चों यदि आपका पहला चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे चैप्टर का मैराथन क्लास का वीडियो देख सकते हैं, और उस चैप्टर के से संबंधित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बताया गया है। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर के पूरे डेरिवेशन और पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका निकल गया बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकल गया। हमसे क्या कह रहा है कि अधिकतम मीन्स महत्तम बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो महत्तम मान के लिए क्या हो जाएगा, महत्तम मान के लिए, तो महत्तम मान के लिए क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, तो इसलिए साइन 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चों महत्तम बल आघूर्ण निकल जाएगा आपका PE, ठीक है। क्योंकि महत्तम बल आघूर्ण निकालने के लिए थीटा का मान 90 अंश रखेंगे, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो महत्तम बल युग्म का आघूर्ण आपका निकल के आ गया टाउ मैक्स बराबर PE। अब हमसे कह रहा है कि इसी फार्मूले के हिसाब से आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखो, ठीक है। तो आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, टाउ मैक्स अपान E कर दो। सिंपल परिभाषा यदि आपको देना है तो लिख दो, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आया? तो सिंपल परिभाषा आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर का है, फटाफट कमेंट करके बताओ, बता दूं। बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका क्या है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से है। यदि आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव का कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रकाश विद्युत प्रभाव के 1 शॉट वीडियो देख लीजिए। बच्चों उस 1 शॉट वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों बताया गया है, मतलब उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं,
ठीक है। और बच्चों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि दी ब्रोगली तरंगे क्या है। दी ब्रोगली तरंगों को हम द्रव्य तरंगे भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कभी कभी प्रश्न में आपसे पूछता है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा इसकी समझो कि जब भी कोई द्रव्य कण, जैसे द्रव्य कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन गतिशील होते हैं तो वो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगा कि जब भी कोई द्रव्य कण, जब भी कोई द्रव्य कण, जब भी कोई द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन गतिशील होते हैं तो ये तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो बच्चों द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगे होती हैं उन्हीं को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं या दी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, और इनके तरंग दैर्ध्य को दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या है इसकी परिभाषा कि जब भी कोई द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन या फोटॉन गतिशील होता है तो ये तरंगों की भांति व्यवहार करता है, तो ये तरंगों की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, व्यवहार करता है, ठीक है। तो द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगे होती हैं, द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को, द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, ठीक है। क्या बात समझे आप कि जब भी कोई द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन अथवा फोटॉन गतिशील होता है तो वो तरंगों की भांति व्यवहार करता है, और इन द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगे होती हैं उन्हीं को हम द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो बच्चों इनके तरंग दैर्ध्य को हम दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, आप हेडिंग डाल देना कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। बच्चों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो आपका होता है h न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति है, ठीक है, और आवृत्ति बराबर होता है c बटे लैम्डा। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर होती है hc अपान लैम्डा। अब बच्चों आइंस्टीन के समीकरण से क्या होता है, आइंस्टीन के समीकरण से, तो आइंस्टीन का समीकरण जो होता है वो आपका होता है E बराबर mc स्क्वायर। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1 और इसको आप बना लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप लिख देना कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो mc स्क्वायर बराबर हो जाएगा hc बटे लैम्डा। तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो m बराबर हो जाएगा बच्चों mc बराबर हो जाएगा h बटे लैम्डा।
अब आप लेमडा को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो लेमडा बराबर हो जाएगा H/mc। तो ये है बच्चों क्या, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक। कब? जब फोटान की चाल कितना हो, c हो, H/c हो। यदि कोई कण है उसका वेग बच्चों v है, यदि किसी कण का वेग, यदि किसी कण का वेग क्या हो, v हो, तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा, तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, यदि किसी कण का वेग v हो तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर H/mv। ठीक, आप सभी को पता है कि किसी भी जो कण का संवेग होता है, संवेग जो होता है कण के द्रव्यमान यम तथा वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, तब आपका दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य हो जाएगा H/p। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के बच्चों 3 व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, लास्ट में आप लिख देना कि अतः दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर H/mc बराबर H/p और बराबर बच्चों हो जाएगा H/mv। कभी कभी बच्चों एक प्रश्न आपका बनता है कि सिद्ध कीजिए कि फोटान का जो संवेग है, p क्या है, फोटान का संवेग है, p को यदि आप इधर करते हैं तो H/लैम्डा हो जाएगा। प्रश्न में कभी कभी बोर्ड पेपर में देखने को मिला है कि पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि फोटान का संवेग p बराबर H/लैम्डा होता है। क्वेश्चन को घुमा देगा, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ही प्रूफ करना है। यहाँ तक लेके जब आएंगे तो p को इधर कर देंगे, लैम्डा को इधर कर देंगे, तो फोटान का संवेग p बराबर हो जाएगा H/लैम्डा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न के भी आपके बोर्ड पेपर सेट में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसको आप कैसे सिद्ध करोगे। ठीक है, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो आपका है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, अभी हम आपको लिख के फिर समझाते हैं, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा, ठीक है, का μ0 गुना होता है। ठीक है, μ0 गुना होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो बच्चों क्या है, किसी बंद परिपथ, ये आपका हो गया किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मतलब हो गया dl। ठीक है, ये क्या है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा। ठीक है, जो पथ द्वारा घिरी हुई धारा है मीन्स कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है एम्पियर के परिपथीय नियम में। ठीक है, क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। बच्चों यदि आपको इसे प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे, एक लंबा सीधा तार है, मान लेते हैं कि एक लंबा सीधा तार है XY, क्या है XY, और इसमें बच्चों I धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ।
ठीक है। एक बंद परिपथ खींचते हैं, बंद वृत्ताकार परिपथ खींचते हैं। ये बंद वृत्ताकार परिपथ है क्योंकि एम्पियर का नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ये बंद वृत्ताकार परिपथ हम ऐसा खींचते हैं कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ पर पड़े, तार पर पड़े। ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो इस तार से वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो समान होता है। ठीक है। तार से मान लीजिए ये जो दूरी होगी ये आपकी त्रिज्या होगी, ये r हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी r होगा। तो इस तार से वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो समान होता है। अब कितना होता है वो हम आपको बताते हैं। तो बच्चों इस वृत्तीय पथ के तार से r दूरी पर स्थित वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो समान होता है। कितना होता है, b बराबर होता है μ0I अपान 2πr। यहाँ पे आप लिख लेना कि तार से r दूरी पर वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान होता है समान होता है। उसके बाद आप लिख देना कि B बराबर μ0I अपान 2πr। क्लियर। अब देखो तो ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई B। ठीक है। और जो छोटा सा टुकड़ा हम कट करते हैं इस वृत्ताकार पथ में से वो आपका dl, तो चुंबकीय क्षेत्र B और इस dl भी क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। तो जब ये dl और B एक ही दिशा में होंगे तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा थीटा, उसका मान क्या होगा, 0 अंश होगा। ये विपरीत दिशा में होते बच्चों तो 180 अंश बनता। ठीक है। यदि dl और B समकोण बना रहे होते तो 90 अंश होता, लेकिन dl और B दोनों क्या होते हैं, एक दिशा में होते हैं। ठीक है। तो हम लिख देंगे कि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर B व dl एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। तो जब ये बच्चों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो अब हम निकालेंगे बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। यहाँ आप लिख देना कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है, B डॉट dl। ठीक है। इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl। अब आप ध्यान दो, B डॉट dl को आप लिख सकते हो B dl cos थीटा, और थीटा का मान कितना है बच्चों, 0 अंश है। तो इसको आप लिख लो B dl cos 0 अंश। ठीक है। तो बंद परिपथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन है dl। अब ध्यान दो B को आप बाहर ले लो, B बाहर हो गया, अंडर द रूट हो गया dl cos 0 अंश का बच्चों मान होता है 1। अब आप ध्यान दो जरा, B का जो मान है वो क्या है, μ0I अपान 2πr। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस तार के कारण r दूरी पर स्थित जो वृत्ताकार पथ है इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो B का मान होता है समान होता है। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है ये है B इंटू इंटीग्रेशन dl। ये छोटा सा टुकड़ा है ना, तो जब हम छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा टुकड़ा प्राप्त होता है। तो dl क्या है, इस वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो जब dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे वृत्ताकार पथ की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो पूरे वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होगी वो बच्चों वृत्त की परिधि के क्या होगी, बराबर होगी। यही है ना, वृत्ताकार पथ की ये लंबाई है, ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो पूरे वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है वो वृत्त की परिधि के क्या होगी, बराबर होगी। और वृत्त की परिधि बच्चों होता है 2πr। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो इस तार के कारण r दूरी पर स्थित जो वृत्ताकार पथ है उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का B का मान जो होता है समान होता है। और B का मान जो होता है ये आपका है μ0I अपान 2πr इंटू हो जाएगा 2πr। क्लियर। तो 2πr से क्या हो गया, 2πr कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल के आ गया,
बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है वो क्या होता है, धारा का μ0 गुना होता है। ध्यान दो, यही तो है एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा I का μ0 गुना होता है। तो यहाँ बच्चों केवल लिखना था एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपको प्रूफ नहीं करना था, ठीक है। लेकिन यदि एग्जाम में आपको प्रूफ करने को बोलता है तो आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में केवल आपको लिखना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये स्टेटमेंट लिख के आप छोड़ देना। फिर इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको डेरिवेशन करके बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। इसे हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं। अब ध्यान दो, एक हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई के तार लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ इसमें बच्चों धारा I प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक हम बंद वृत्ताकार परिपथ खींचेंगे और बंद वृत्ताकार परिपथ ऐसा होना चाहिए कि जिसका केंद्र बिंदु कहाँ पे हो, तार पर स्थित हो। और यहाँ से बच्चों r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इस तार से r दूरी पर, ठीक है, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान समान होता है। और वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र B और इस वृत्ताकार पथ का जो छोटा सा टुकड़ा dl है, इनकी दिशा एक समान होती है, ठीक है। अब हम ध्यान दो, इतनी बात लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, इतना बात आप लिख लेना फिगर बना के, फिर लिखेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ करने के लिए इसके पहले अनुप्रयोग का ही हम प्रयोग करते हैं। पहले अनुप्रयोग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया था वो क्या होता है, μ0I अपन क्या होता है 2πr। इसी का प्रयोग करके हम एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ किए। अब हम क्या कर रहे हैं, एम्पियर के नियम का प्रयोग करके इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई धारा I का μ0 गुना होता है। इसे आप ले लो समीकरण नंबर 1। अब आप लिख देंगे बच्चों कि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा dl एक ही दिशा में होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो जब वो एक ही दिशा में होंगे तो B और dl के बीच का जो कोण बनेगा बच्चों 0 डिग्री बनेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए इस बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, B डॉट dl है। तो B डॉट dl को आप लिख सकते हो B dl cos थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, B dl cos थीटा। और इसे आप लिख सकते हो B dl cos 0 अंश, क्योंकि वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर B और dl क्या है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में जब होंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। अब ध्यान दो, B को आप बाहर दे लो, इंटीग्रेशन हो गया dl और cos 0 अंश का मान बच्चों होता है 1, ठीक है। अब देखो तो B dl क्या है, इस वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो छोटे से टुकड़े का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा टुकड़ा प्राप्त होता है। बड़ा टुकड़े का मतलब क्या हो गया, इस वृत्ताकार पथ की पूरी लंबाई प्राप्त होगी। तो वृत्ताकार पथ की जो पूरी लंबाई होगी वह वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों वृत्त की परिधि जो होता है वो आपका होता है 2πr। तो इंटीग्रेशन dl की जगह हम 2πr लिख सकते हैं। इसको आप बना दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये क्या निकाले हो आप, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या देख पा रहे हो, 1 व 2 से
आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा b इंटू 2πr बराबर, इधर है आपका μ0/i। देखो इसका राइट हैंड साइड है b इंटू 2πr और इसका राइट हैंड साइड है μ0/i। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा μ0I/2πr। ठीक है, इस चैप्टर में आने वाले जितने भी डेरिवेशन हैं बच्चों, ये सारे के सारे डेरिवेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इन डेरिवेशन में जो फार्मूला डिराइव्ड हुआ है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या है प्रश्न, एम्पियर का परिमितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी बच्चों अपने आप में एक दमदार प्रश्न है और हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी पेपर सेट में देखने को मिल ही जाता है। क्या है प्रश्न, इसको हम बहुत ही आसानी से बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा निंजा टेक्निक लगा करके। क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, F/L बराबर μ0/2π I1I2/r न्यूटन बटे मीटर के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना दो आवेशित तार हैं PQ और क्या है RS है, ये आप मान लेंगे PQ और क्या है RS है। ये बच्चों दोनों तार एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, r दूरी पर क्या है स्थित है। एक तार और ले लो, दो कंडीशन इसका बनता है, ये बता रहे हैं दो कंडीशन कैसे बनता है। ये PQ तार है और ये बच्चों क्या है RS तार है। ये दोनों तार एक दूसरे से क्या है r दूरी पर। अब आप कहानी समझो। ठीक है, तो जब इन चालक तारों में धारा प्रवाहित की गई, जब क्या किया गया कि दोनों तारों में, मान लीजिए इसमें जो धारा प्रवाहित किया गया वो I1 है और इसमें जो धारा प्रवाहित किया वो I2 है। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जब दोनों तारों में, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि जब दोनों तारों में, ठीक है, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या है, समान है, तो इन तारों के बीच बच्चों लगता है आकर्षण बल। क्या लगता है, आकर्षण बल। ठीक, और प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि जब इन चालक तारों में धारा की दिशा विपरीत होती है, धारा की दिशा क्या होती है विपरीत होती है, तो इन चालक तारों के बीच जो बल लग रहा होता है वो आपका होता है प्रतिकर्षण बल। इतनी बात आप लिख देना कि माना दो तार PQ तथा RS हैं, दोनों समांतर तार हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब इन दोनों तारों में धारा की दिशा समान होती है तो इन दोनों के बीच बच्चों आकर्षण बल लगता है, और जब दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत होती है या समान नहीं होती है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। क्लियर, हमें क्या निकालना है, धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो हमारा तार RS है, तार RS निंजा टेक्निक से हम बता रहे हैं, तार RS की लंबाई L पर लगने वाला बल। ये लास्ट का टॉपिक है, क्या है, तार RS की लंबाई L पर लगने वाला बल। तो बच्चों किसी भी धारावाही चालक तार पर जो लगने वाला बल होता है उसका फार्मूला होता है IBL sin थीटा। ठीक है, तो तार RS की लंबाई L पर जो लगने वाला बल होगा, जो लगने वाला बल F होगा वो आपका होगा I2। क्यों, क्योंकि तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I2 मीन्स IBL sin थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ थीटा का जो मान होगा वो आपका होगा 90 अंश। क्लियर, अब आप ध्यान दो, प्रॉब्लम आता है हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आप लिख दोगे कि तार PQ के कारण, तार PQ के कारण तार RS के किसी भी बिंदु पर, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं डेरिवेशन में तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको तैयार रहेगा। ठीक है, जो व्यंजक प्राप्त करना है वो व्यंजक आपके दिमाग में होना चाहिए, और व्यंजक में जो भी वैल्यू आई है वो कैसे प्राप्त हुआ है, एक एक स्टेप आप ऊपर बढ़ते चले जाओ, फटक से आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक,
तो क्या कह रहा है, तार PQ के कारण तार RS के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों तार PQ के कारण तार RS के किसी भी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो समान होगा। और तार RS PQ तार से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। अभी बच्चों हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग में कि अनंत लंबाई के तार के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। क्या हम बताए थे कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर हो जाएगा μ0I/2πr। तो तार RS की लंबाई L पर लगने वाला जो बल है IBL sin थीटा होता है। और तार RS में बच्चों धारा I2 प्रवाहित हो रही है, इसलिए आप लिख देंगे I2BL sin 90 अंश। यहाँ थीटा क्या होता है, 90 अंश। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा I2 और B का जो मान है वो आपका हो गया μ0। तो तार PQ में कौन सा धारा है, I1 है, तो यहाँ आप लिख देना I1। ठीक, अब आप ध्यान दो, तो μ0 I1/2πr और ये क्या हो गया बच्चों L, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। L को आप इधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया F/L जो हमें सिद्ध करना है। F/L बराबर क्या सिद्ध करना है, μ0/2π को एक पास लिख लो और I1 I2 अपान हो गया R, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, अब बच्चों लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्लियर। अब ध्यान दो, किसी भी तार को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ दूसरे तार को लेके सॉल्व किए हैं, आप चाहो तो इस तार को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए यदि यहाँ पे हम तार RS लिए हैं, तो यहाँ आप तार PQ लेते हैं, तो यहाँ धारा की जगह I1 रहेगा। और यहाँ तार RS की जगह तार PQ की जगह यदि आप तार RS लेते हैं, तो बच्चों यहाँ धारा I1 की जगह I2 हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो कि तार RS की लंबाई L पर जो लगने वाला बल है I2BL sin थीटा होता है। ठीक है, तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल आपको याद रहेगा, तब ये फार्मूला आपको याद आएगा कि धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, IBL sin थीटा। ठीक है, तो तार RS में बच्चों जो धारा है I2 प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा I2BL sin 90 अंश। क्लियर। यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से B निकल गया μ0 I1/2πr। B की वैल्यू आप इसमें पुट कर दिए और ये डेरिवेशन फटाक से 2-3 लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। क्या है प्रश्न कि चल कुंडली धारा मापी के समांतर क्रम में परिपथ की धारा नापने के लिए शंट लगाने की क्यों आवश्यकता होती है। तो बच्चों धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए शंट लगाने की आवश्यकता होती है। धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि धारा मापी को, आंसर इसका लिख देंगे कि धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में शंट लगाते हैं। शंट लगाते हैं। तो बच्चों शंट एक टाइप का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो बच्चों शंट एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन शंट प्रतिरोध परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता है। तो बच्चों इस प्रश्न को सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि धारा मापी को ओमीटर में बदलने, क्या धारा मापी को ओमीटर में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो लिख देंगे कि धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है, धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए ये धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शंट कहते हैं। अब आप देखो, ये आपका है धारा मापी, ये आपका धारा मापी है। धारा मापी का जो प्रतिरोध है उसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो धारामापी के समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं शंट प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध से परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। तो शंट का जो प्रतिरोध है वो बच्चों एस से रिप्रेजेंट करते हैं और धारामापी के प्रतिरोध को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिपथ की जो धारा है आई, ठीक है, आई का कुछ भाग धारामापी में चला जाएगा, मीन्स इस प्रतिरोध में, जी वाले प्रतिरोध में, मान लीजिए आई जी धारा, ठीक है। तो जो बची हुई धारा है, बची हुई धारा क्या होगी, आई में से आई जी को माइनस कर दो तो बची हुई धारा इधर प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा आपका हो जाएगा आई, ठीक है। अब बच्चों कुंडली का प्रतिरोध क्या है, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध, तो कुंडली का प्रतिरोध आपका है जी और शंट का प्रतिरोध आपका है, शंट का प्रतिरोध, और शंट का प्रतिरोध है बच्चों यस। कुंडली का प्रतिरोध है जी और शंट का प्रतिरोध क्या है आपका यस। ये दोनों प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है। लिख देंगे कि चूंकि ये दोनों प्रतिरोध, किसका किसका प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध जी और शंट का प्रतिरोध यस, ये दोनों प्रतिरोध बच्चों क्या हैं, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो बच्चों जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो वहां विभव क्या होता है, समान होगा, तो इसलिए विभव क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो धारामापी जो जी है, तो धारामापी का जो विभव हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, Vg, ठीक है। और शंट पर जो विभव होगा बच्चों वो क्या होगा, Vs। तो Vg, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो इस ओम के नियम के अनुसार यदि हम Vg का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा Ig इंटू R, मीन्स धारामापी का प्रतिरोध। तो धारामापी या कुंडली का प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, G, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा बच्चों Vs, मीन्स शंट में जो धारा है, तो शंट में धारा कौन सी है, I माइनस Ig, और यहाँ आपका शंट का प्रतिरोध हो जाएगा Vs, क्लियर। आप ध्यान दो, अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, Ig इंटू जी बराबर I का S में गुणा कर दो। तो I का जब आप S में गुणा करोगे तो I इंटू हो जाएगा S माइनस ये हो जाएगा I इंटू S। अब Ig और S को आप इधर लेके चले जाओ, ये हो गया Ig इंटू कैपिटल G, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस Ig इंटू बच्चों क्या हो गया S, और इधर आपका हो गया I इंटू S। तो Ig और Ig आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ आपका हो गया G प्लस S बराबर हो गया I इंटू S। हमको प्रूफ क्या करना है कि Ig बराबर S बटे S प्लस G इंटू I। अब आप ध्यान दो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, I को आप इधर लेके आ जाओ, तो ये बच्चों हो जाएगा Ig बटे I बराबर S, इधर आपका S है और ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ये होगा G प्लस S। अब आप क्या कर दो, I को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो Ig बराबर हो जाएगा S अपान हो गया G प्लस S इंटू I। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी के समांतर क्रम में परिपथ की धारा नापने के लिए शंट लगाने की क्यों आवश्यकता होती है। तो बच्चों धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए हम कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन भी हो गया, क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये प्रश्न गॉस के प्रमेय से संबंधित है। तो पहले ही प्रश्न में क्या कह रहा है कि गॉस प्रमेय क्या है। तो बच्चों गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई
पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका उपयोग करके एक समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, आवेशित अचालक चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ये समझिए कि एक आवेशित अचालक चादर तार है जो अनंत लंबाई की है। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों क्या है, A है, और ये चालक तार प्लस Q से आवेशित है, ये चालक चादर। ठीक है, ये अनंत विस्तार की चालक चादर है और चालक चादर है जो प्लस Q आवेश से क्या है, आवेशित है। तो चालक से मतलब इस चादर से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहाँ से गुजरता हुआ जाएगा, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों बिंदु P से होता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों गॉसियन पृष्ठ होगा ड्रा, वो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। ठीक है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ध्यान देना। हम क्या बताया कि गॉस का जो प्रमेय होता है, गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह आपका गॉस का प्रमेय है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, प्लस Q आवेश से आवेशित एक समतल और चालक चादर है। ठीक है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ध्यान दो, ये मान लीजिए कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, तो इसका बच्चों जो लंबवत इकाई सदिश होगा वो आपका हो जाएगा dA। तो E और dA क्या है, एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, तो इनके बीच का कोण बच्चों क्या होगा, 0 डिग्री। अब आप देखो, इधर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो जाएगी और E होगा, और ये भी मान लीजिए सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है जिसका लंबवत इकाई सदिश होगा dA। यह है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। क्लियर, आप ध्यान दो। तो बच्चों ये चादर क्या है, अनंत विस्तार का है, इसलिए इसके दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या होगा, हम लिख देंगे बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम क्या बताएं कि चादर क्या है, अनंत विस्तार का है, इसलिए बेलन के दोनों सिरों पर या दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब देखो, तो बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई E होगा वो आपका हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो फाई E बराबर बच्चों हो गया फाई E1। तो बच्चों फाई E1 क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान आप जानते ही हो क्या होता है, E डॉट dA। क्या होता है, E डॉट dA, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा E डॉट dA। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा फाई E डॉट dA क्या हो जाएगा, EA EDA कॉस, कितना डिग्री होगा, कॉस थीटा होता है ना। तो E और DA क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो EDA कॉस 0 अंश प्लस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा EDA कॉस 0 अंश। ठीक, तो अब आपका बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा, E को आप बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा EDA प्लस यहाँ भी E बाहर निकल जाएगा और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा DA। ठीक है, अब देखो, छोटा क्षेत्रफल अवयव का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो पूरा क्षेत्रफल आता है A, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा EA। तो वैद्युत फ्लक्स
फाई ई बराबर क्या हो गया, ई ए और ई ए मिल के हो गया 2EA। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे गॉस प्रमेय से। अब हम बच्चों लिखेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में है 2EA बराबर इधर है बच्चों Q/ε0। तो ये एक समतल चादर है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक, अब आप देखो तो लिख देंगे चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, ये समतल चादर पृष्ठीय है, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A। आपको फार्मूला पता है, A को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा A बराबर क्या हो जाएगा Q। अब आप क्या करो, Q की जगह सिग्मा A आप पुट कर दो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकल जाएगा। तो इसे आप बना लो समीकरण नंबर 3। अब लिख देना समीकरण नंबर 3 से 2EA बराबर Q की जगह आप क्या लिख दो, सिग्मा A बटे हो जाएगा बच्चों ε0। तो A से A क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकल के आ गई, सिग्मा बटे 2 आपका इधर आ गया 2ε0 न्यूटन बटे कूलम। तो बच्चों ये गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। इसके पिछले वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का एक और अनुप्रयोग आपको पढ़ाए थे। आपके सिलेबस में गॉस के प्रमेय से संबंधित जितने भी अनुप्रयोग हैं उन सभी अनुप्रयोग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड पेपर सेट में गॉस का प्रमेय या गॉस के प्रमेय से संबंधित अनुप्रयोग वाले क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ये प्रश्न क्या था कि एक समान आवेश वाले अनंत अचालक आवेशित चादर, मीन्स इस चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। तो हम मान लिए थे कि माना हमारा एक समतल अचालक आवेशित चादर है, प्लस Q से आवेशित है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चूंकि ये जो चादर है अनंत विस्तार का है, इसलिए इसके दोनों तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र समान होता है। तो ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई बराबर फाई E1 प्लस फाई E2। तो बच्चों यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे तो E डॉट डी दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि अनंत विस्तार की चादर के कारण दोनों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर। तो E डॉट डी को आप लिख सकते हो EDA cos 0 अंश। क्यों, क्योंकि E और DA क्या है बच्चों, एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण है 0 अंश है, इसलिए EDA cos 0 अंश। EDA DA क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कंप्लीट क्षेत्रफल आपको मिलता है A। EA और EA मिलके हो गया 2A। अब गॉस का प्रमेय बच्चों कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो समीकरण 1 व 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपका बराबर हो गया। तो और Q बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, A आपका क्षेत्रफल है। तो Q की जगह आप सिग्मा A लिख दो तो A कैंसिल हो गया। E बराबर निकल के आ गया सिग्मा बटे 2ε0 न्यूटन बटे कूलम। क्लियर।